सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया है, लेकिन वबा की इस दौर में वबा के आटे चीनी बहरान की रिपोर्ट में बेनकाब होने वाली करप्शन कहानी पाकिस्तानियों के दिल जला रही है। गन्ने के काश्तकारों की मदद के नाम पर शुगर माफिया को कैसे अरबों रुपए से नवाजा गया, ये राहबरी है या ये बेखबरी है या फिर माफिया से शराकतदारी, कुछ समझ नहीं आ रहा। गन्ने के काश्तकारों को कुछ मिला या नहीं, लेकिन शुगर माफिया की खूब चांदी हुई। विफाक ने चीनी बरामद करने की इजाजत दी तो पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी की सूरत दिलजोई की। तहकीकाती कमेटी ने कौमी खजाने को अरबों का चूना लगाने वालों को बेनकाब तो कर दिया है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई होती नजर नहीं आती। ये माफिया कितना ताकतवर है, अंदाजा सिर्फ इससे लगा लें कि तहकीकाती कमेटी को धमकियां देने का वजीर आजम इमरान खान ने नोटिस लिया है, मगर धमकियां देने वाले आजाद फिर रहे हैं। सच ये भी है, हमारी सियासत माफिया के नरगे में है। असल खबर यह है कि चीनी के कारोबार पर पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों का कब्जा है। पीटीआई, नून लीग, काफ लीग और क्या पीपल्स पार्टी, इस हमाम में सब नंगे हैं। सच ये है कि चीनी की सनत से वाबस्ता बड़े बड़े नाम इन जमातों में बड़े ओहदों पर बराजमान है। कैसे मुमकिन है कि सियासी रहनुमा अपने शराकतदारों के खिलाफ कार्रवाई होने दें। खबर यह भी गर्म है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ऐसा होगा या नहीं कुछ पता नहीं। दूसरा, अभी आटे चीनी का झगड़ा निपटा नहीं कि कर्ज इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का भी गलगला भी बुलंद हो रहा है। देखिए, मुल्क को कर्जों के जाल में फंसाने वाले खुद फंसते हैं या फिर रिपोर्ट बनाने वालों को। ये रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हुजूर पेश होगी और सच ये भी है कि ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान के करप्शन के खिलाफ बुलंदोबांग दामों का इम्तिहान होगी। शायद इस रिपोर्ट में ये राज भी खुल जाए कि मुल्क कर्जों के बोझ तले दबता रहा और तरक्याती मंसूबों के फंड जाती अकाउंट्स में, जी हां, जाती अकाउंट्स में कौन कैसे मुंतकिल करता रहा। करप्शन के इस गोरख धंधे में 300 बाअसर अफराद का नाम आ रहा है, जिन्होंने कौमी जोंकों की तरह कौमी खून चूसने वाले ये मुजरिम कौन है और क्या इन्हें भी सजा का कोई इम्कान है, इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन आज की हम डेवलपमेंट्स पर पहले रिपोर्ट देखिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर रज़ाक गुजर साहब, ये चेयरमैन हैं किसान काउंसिल के। ताहिर साहब, ये बताएं कि हमारी बात जब होती है शुगर मिल्स एसोसिएशन से, हमने इस प्रोग्राम में उनको बुलाया भी, उनके चेयरमैन थे, उनके रहनुमा, वो कहते हैं हमने अगर सब्सिडी ली, हमने कुछ गलत नहीं किया और सब्सिडी तो उनके पास जाती ही नहीं। जो हुकूमत सब्सिडी देती है वो चली जाती है किसान को। तो आप बताएं, इसका मतलब है वो शुगर माफिया तो कुछ नहीं रखता, वो तो जो हुकूमत से लेता है पैसे अरबों रुपया सब्सिडी के नाम पर, वो तो आपको दे देता है। जी, इस तरह सूरत ये है कि किसानों की जो इशू है ना, उसको कोई बंदा प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से ब्रीफ नहीं कर रहा। सूरत ये है कि इन्होंने कभी भी किसानों को बेनिफिट नहीं दिया। हमेशा गरीब मेरे काश्तकार का खून चूसा है। उसको जो इमदादी कीमत गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है, हालांकि उससे भी उसको नुकसान होता है, तो लेकिन जिम्मेदार कहता है कि चले मुझे जो गवर्नमेंट ने इमदादी कीमत अनाउंस की है उसके मुताबिक ये बंदे हमें गन्ने की कीमत दे दें। लेकिन ये मुख्तलिफ हथकंडों की वजह से जो इनका शुगर क्रैशिंग का सीजन है वो 1 से 2 माह लेट करते हैं ताकि इनकी चीनी से रिकवरी ज्यादा आ सके। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जोर लगाया, जो केन कमिश्नर साहब है वो इनके सामने बेबस है और जिम्मेदारों के हकूक का फैसला और उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कोई करने वाला नहीं है। इन्होंने हमेशा गरीब काश्तकार को लूटा है ताकि वेट कंडा हो, ट्राली 3-3 दिन धूप में सड़ती रहे, उससे उसका नमी कम हो जाए ताकि इनकी रिकवरी ज्यादा हो। इन्होंने एक तरफ किसान मेरे को लूटा, दूसरी तरफ मेरी गरीब आवाम को लूटा। इन्होंने दोनों हाथों से लूटा और गवर्नमेंट को टैक्स की मद में लूटा है। अच्छा। आप देखें कि जो शुगर एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी ये करते हैं कि जो 15 अक्टूबर को मिलने चलनी होती हैं वो ये 15 नवंबर के बाद चलाते हैं ताकि जिम्मेदार गंदम भी बर वक्त काश्त है।
अच्छा, तो ये बताएं, ये जो कहा जाता है शुगर एक्सपोर्ट, हुकूमत ने इजाजत दी थी, हमने अरबों रुपया हुकूमत को कमा कर दिया क्योंकि एक्सपोर्ट हुई तो डॉलर मुल्क में आए, उस पर ये टैक्स रिफंड भी ले लेते हैं कि चूंकि हमने एक्सपोर्ट की थी तो वो टैक्स में इतनी छूट मिलती है, वो बाद में इनको पैसे अरबों रुपया वो भी जाता है। तो 70% कहा जा रहा है अफगानिस्तान में शुगर एक्सपोर्ट की गई, इस पर आप क्या कहते हैं? कहा गया कि जी वहां पर शुगर है, बाहर भेजी जाए, ये क्या किस्सा है? ये शुगर ज्यादा बाहर नहीं बेचते, ये यहीं पे स्टॉक इनका यहीं पड़ा रहता है। बैंक प्लाज होता है, इनकी मिलें बैंक प्लाज हैं, लेकिन ये गरीब काश्तकार के पैसे नहीं देते। साल हर साल गवर्नमेंट जोर लगा लेती है कि इनको पैसे दें। देखें, अगर इनकी प्रोडक्शन लागत बढ़ी है पिछले 5 साल में, क्या मेरे जिम्मेदार की प्रोडक्शन लागत नहीं बढ़ी? उसका घर का खर्चा नहीं बढ़ा, उसके बच्चों की तालीम का खर्चा नहीं बढ़ा, उसका बिजली का बिल नहीं बढ़ा, उसकी खाद नहीं बढ़ी? ये सिर्फ माफिया है। अच्छा। ये ऐसा माफिया है आटे वाला और चीनी वाला, जो अवाम को भी बेवकूफ बना रहा है और गवर्नमेंट को। और इनकी पावर इतनी है कि हर जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि मैं 180 रुपए मन गन्ना उठाता रहा हूं, जबकि बाकी लोग 120 रुपए देते रहे हैं। ये जहांगीर तरीन साहब की ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। इन्होंने बाकी जिम्मेदारों की, बाकी मिल ओनर की बजाय इन्होंने जिम्मेदार को थोड़ा सा फैसिलिटेट किया, क्योंकि ये प्रोफेशनल काम कर रहे थे। लेकिन जो इन्होंने सब्सिडी ली है, सब्सिडी जो होती है ये प्राइवेट बिजनेस को नहीं दी जाती, ये वायलेशन है गवर्नमेंट की। जी, वो गंदुम पर भी तो गंदुम, हाँ सही कह रहे हैं आप, गंदुम किसान से जब लेते हैं तो उसको जरूर सब्सिडी देते हैं, लेकिन यहाँ शुगर मिल ओनर्स को दी जाती है। ये आपने बड़ी सी बात की। लेकिन उसामा साहब ये तो बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो सब्सिडी 3 अरब रुपए की सब्सिडी है ये हमारे लिए नहीं है, ये तो हम लोगों को देनी नहीं है। मेरा सवाल ये है रज़ाक गुज्जर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछले 3-4 सालों में ये जो रिकॉर्ड सामने आ रहा है, ये रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है कि कितनी सब्सिडी ली गई और ये किसने सब्सिडी ली। क्या ये 3-4 सालों में जो भी शुगर जो है वो एक्सपोर्ट हुई, क्या उसमें जो सब्सिडी आई क्या वो किसानों तक पहुंची? आपके पास क्या स्टैट्स हैं, आपके पास क्या रिकॉर्ड, आपका क्या कहता है? जी, हमारे पास सब्सिडी नहीं पहुंची। असल सूरत ये है कि इन्होंने जो 16 सब्सिडी के अलावा जो 16 रुपए चीनी महंगी की है, उसकी कैलकुलेशन आप करें ना कितने अरबों की बनती है। ये 3 अरब की कहानी नहीं है, ये 80-90 अरब की कहानी है, जो मेरे गरीब काश्तकार की जेब से निकला है। और दूसरा जो इसके बाद इन्होंने 15 रुपए दोबारा चीनी महंगी की है, वो सारब की जेब से निकला है। असल इसकी कैलकुलेशन करें आप, तो सिर्फ सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी तो मामूली सी रकम है, उसका तो कोई ऐसा इशू नहीं है। असल इशू है कि जो गरीब काश्तकार से 16 रुपए चीनी, या तो उसको ना गन्ने की कीमत ज्यादा देते, गन्ने की कीमत ये देते नहीं। दूसरा ये सीपीआर जो है जिसकी कोई कानूनी अच्छा, ताहिर साहब मुझे ये बताएं कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग क्या बला है, ये क्या चीज है? ये फ्यूचर एडवांस, ये अपने सौदे करते हैं, जिसको कहते हैं हम जो सिटे का काम करते हैं, ठीक है जी। चीनी बेसिकली हमें चीनी उतनी बनानी चाहिए जितनी हमारी मुल्क की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास नहरी पानी कम है, जमीनी पानी हमारा नीचे जा रहा है। गन्ने की फसल को 21 से 22 पानी लगते हैं, हमें वो फसल काश्त करनी चाहिए जिससे जिम्मेदार का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उसके मईशत बेहतर हो सके और कम से कम हमारा जो पानी है ज़ाया हो सके। सही। ये दुनिया में तो जी बंद हो गया, इस तरह पानी का इस्तेमाल किसी फसल में नहीं होता है, पाकिस्तान इस तरह से कर रहा है। ये क्या लीगल है सट्टेबाजी और ये ट्रेडिंग? जी जी, आपकी इजाजत है रज़ाक गुज्जर साहब, आपने जो सवाल किया बड़ा वैलिड है। इसके ऊपर मुझे ये बताएं कि 13 सितंबर 2018 को एक मीटिंग होती है जिसकी टास्क फोर्स लाइव स्टॉक की और जो सारी अपलिफ्ट एग्रीकल्चर, उसकी सरबराही जो करते हैं जहांगीर तरीन साहब एज ए कन्वीनियर, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, मिनट्स मीटिंग भी मौजूद है। अब मामला ये है, जिस तरह आपने कहा, बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेज किया है कि गन्ना जो है वो पानी ऑलरेडी ज़मीन का लेवल जो पानी का नीचे जा रहा है, लोग मर रहे हैं, और दूसरी जानब ये इसका मतलब फ़ायदा भी हमें नहीं है। यानी एक तरफ जो बाहर अगर भेजें चीनी बना के, उस पर भी गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है क्योंकि बाहर चीनी सस्ती है, और अगर वो बाहर भेजें मसनूई किलर से, फिर इधर जो वो सब्सिडी लेते हैं वो दोनों तरफ से लूटते हैं। तो क्या वजह है जो कपास का ग्रोइंग एरिया है, जो साउथ पंजाब में जहांगीर तरीन जैसे और जो कार्टिलाइजेशन है वो आज कम हो रहा है, जहां दुनिया की बेहतरीन कपास होती है जिसे हम अरबों रुपए का ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, और उसको पानी की बहुत कम जरूरत है। इसके ऊपर कौन एक्शन लेगा, ये किसने काम करना है? जी, ये कॉटन एक्ट की खिलाफ वर्जी है कि जो रहीम यार खां का एरिया है, मुल्तान का एरिया हमारा जनूबी पंजाब का, वहाँ पे गन्ने की जो रिकवरी है ना इससे चीनी की, वो 3 से 4% ज्यादा है। इनके ये वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, पंजाब से मिलें उधर जनूबी पंजाब में क्यों शिफ्ट हो रही हैं, इसके पीछे ये कहानी है कि वहाँ पे जो गन्ने की रिकवरी है चीनी की, वो 13% से ऊपर जा रही है, उससे इनको पैसे ज्यादा बनाए।
दूसरा, हमारी कार्टन एक्सपोर्ट से हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, कार्टन की जो बाई प्रोडक्ट है उसकी ज्यादा पैसे मिलते। अब हमें गन्ने की जो शुगर मिलने हैं, उनकी जो बाई प्रोडक्ट है, अल्कोहल बनती है, उससे जो ये बिजली पैदा करते हैं, उसका तो ये फ्रांसिक एडिट उसका भी करा लें और जिम्मेदार का भी करा लें कि जिम्मेदार को कितने पैसे बच रहे हैं और शुगर मिल ओनर को कितने इस पैसे पे बच बड़ा रहे हैं। आपने वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि रमजान शुगर मिल जो है, सलमान शहबाज ने एक नीले पीले चैनल पे बैठ के ये कहा था कि हम फोग से, यानी गन्ने का जो फोग है उससे हम बिजली बनाते हैं और ये बगास यानी है सबसे उनका दुनिया में ही सस्ती, और उसके लिए इंडिया से इंपोर्ट मशीनरी और बंदे जो बुलाया गया वो भी। तो लेकिन नेपरा का जब हम टैरिफ देखते हैं फेस्को का, जो वहां से बिजली दे रहे थे, तो वो तो बहुत महंगा था, तो उस पर होगा तो ये तो और ज्यादा फंस जाएंगे। जी, इसकी मड भी बिकती है, अब पिछले 3-4 साल से ये अपनी मड भी बेच रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया है, आप समझते हैं ये तारीखी है और इस पर आगे कुछ होगा? 25 को कहा जा रहा है, इस पर अभी तो एक्शन होना है 25 तारीख को। एक्शन लेने से जो पीटीआई की पार्टी है उसका मॉरल तो अप हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल हमें नहीं नजर आता कि ये कोई एक्शन लेंगे। ये आ जाके फिर अगले साल गरीब का खून चूसा जाएगा, दोबारा चूसा जाएगा। अच्छा, ये कितना आपकी नज़र में ये ताकतवर है? आप काफ़ी अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं, आपने कहा जी अदालतों में भी ये गया, हुकूमतें कहती थी हम कुछ करेंगी। अब इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा किया, कोई नहीं कर सका, लेकिन हमें तो ये पता चल चुका है, नज़र आ चुका है कि अहम तरीन ओहदों पर ये लोग फाइज हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन कैसे होगा? जी, इनमें असल होता यह है कि जो शुगर मिल एसोसिएशन है वो अपने हर गवर्नमेंट में 2-3 बंदों को प्रमोट करके भेजती है ताकि अपनी मर्जी की पॉलिसी बनवा सकें। ये पिछले 30-32 साल से यही प्रैक्टिस चल रही है, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट आ जाए, पीपल्स पार्टी की आ जाए, काफ लीग की आ जाए, या मुशर्रफ दौर आ जाए, या ये पीटीआई आ जाए। इनके बंदे जो हैं वो हमेशा पावर में होते हैं। पावर में इसलिए होते हैं कि इनके पास सरमाया बहुत ज्यादा है, जिम्मेदार टुकड़ों में बटा हुआ है। जिम्मेदार 12 एकड़ से कम तो 87% जिम्मेदार है, वो अपने रोजमर्रा के काम में बिजी है बेचारा। चेयरमैन किसान काउंसिल ताहिर रज़ाक गुज्जर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सियासत में एक नया तूफान आने वाला है और ये तो थी खुद एहतसाबी इमरान खान साहब की तरफ से, और शायद ये ज़्यादा मुश्किल काम था कि इनके करीब तरीन लोगों के नाम इसमें आ रहे थे, काबीना के लोगों के नाम इसमें आ रहे थे, और सब कुछ हिल के रह गया और फिर उंगलियां उनकी तरफ उठने लगी। लेकिन एक और चीज़ आने वाली है। 2018 के दरमियान जो कर्जे लिए गए, मुल्क को अरबों रुपए के कर्जों में डबो दिया गया, कहाँ गए ये पैसे? होशरुबा इंकशाफात होने वाले हैं। अगले हफ्ते ये रिपोर्ट भी जारी है इमरान खान साहब को। असद खरल साहब, ये रिपोर्ट तो फिर निस्बतन आसान होगी इमरान खान के लिए कि जब अपने लोगों के नाम आए वो नहीं की, तो ये 2008 से 18 में उनकी हुकूमत तो थी नहीं, और 300 बड़े अहम लोग बताए जा रहे हैं, अहम शख्सियात हैं जिनके इसमें नाम आ रहे हैं, जाती अकाउंट्स में भी पैसा गया है। मामला ये है उसामा साहब, दो चीज़ें। एक तो जो ताहिर रज़ाक गुज्जर साहब ने बात की है, और ये शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर दिन का फड्डा ही यही है। उनका प्रिंसिपल स्टांस ये है कि जनाब कपास का जो किसान है, जो मुल्तान और साउथ पंजाब में दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपास जो है, जिस तरह नारंग का चावल दुनिया में मशहूर है, वो अलहदाबाद हमने ब्रांड भी इंडिया को दे दिया, वो भी हमारी नाहली है। जो पिछले हुक्मरान, आपको पता है पाक जो दोस्ती है। अच्छा। अब मामला ये हुआ कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो FI की रिपोर्ट है, ये नाज़रीन के लिए 1, 2, ये 5-6 बड़े ग्रुप हैं, इनके हवाले से जो उन्होंने कहा है कि जब 11 लाख एक्सपोर्ट की गई ये चीनी और मसनूई किल्लत, उसके ऊपर क्या हुआ, ये सिर्फ 6 माह के दौरान जो बात तकरीबन कर रहे हैं, ये FI की रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं 20 रुपए यानी 55 से 75 रुपए चीनी होगी पर केजी, और उसके अंदर 104 अरब से जायद इन शुगर मिलों के 6-4 जो बड़े ग्रुप हैं, सबसे ज्यादा JDW ग्रुप है, उसके गया खाते में तकरीबन 20 अरब से ज्यादा, और उसके बाद ये एनुअल प्रोडक्शन किया सर, गिने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अब ये रहीम यार खान ग्रुप जो है RY का जो RY के ग्रुप है, उसके हवाले से एक तकरीबन 12 अरब से ज्यादा है। अल मोइज ग्रुप जो है वो 7 अरब से ज्यादा है। हमायूं अख्तर ग्रुप माशाल्लाह ये भी हर जगह पे पहुंचे होते हैं, मुशर्रफ से लेकर दौर से मनी लॉन्ड्रिंग के केस आज भी पेंडिंग है। 5 अरब से जायद है। शरीफ जो है वो 4 अरब 4.25 अरब तकरीबन। ओमनी जो है 1 अरब 2.25 अरब, और अदर जो है वो है सारे 51 अरब मिला के। तो अब 104 अरब रुपया किसकी जेबों में जा रहा है? ये किसान की जेबों में नहीं जा रहा, ये साल का है। 100 साल, ये 100, ये 1 साल का है, 100 साल का नहीं है। 100 साल का नहीं, 1 साल का नहीं है भाईजान, 6 माह का है।
एक साल 200 अरब दे ना 208 अरब बन जाता है इसी यार्ड स्टिक को पकड़ ये यानी 104 अरब रुपया 6 महीने में कमा जाते हैं। 6 माह पैसे में पता चल जाते हैं। 104 अरब वो, और उसके बाद जो 80-90 पे चिंची पहुंची हुई, ये तो 75 तक यार्ड स्टिक निकाला है। ये तो अभी आधी रिपोर्ट है। मैं आपको दूसरी, आपने जो कर्जा कमीशन की बात की, डोगर साहब भी बात करेंगे, मैं उससे चूंकि बड़ा फेमिलियर हूँ सर, जल्दी जो से उन्होंने कहा ना, ये कर्जा कमीशन में पहले आपको पता रिपोर्ट। अच्छा, मैं आपके दोबारा आ जाऊं। डोगर साहब आप क्या कहते हैं इसमें? उसामा साहब, कर्जा कमीशन जो था, ये इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया था, ये इसके हेड जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर हैं। उनको ये टास्क दिया गया था, इमरान खान स्पेशली उनको, वो पीएसपी ऑफिसर हैं, स्पेशली उनको डिप्टी चेयरमैन नैब के ओहदे पर लगाया गया और उनको ये टास्क दिया गया कि वो इसकी इंक्वायरी करें और पिछले 10 सालों में जो पाकिस्तान ने कर्जे लिए हैं, ये जो अरबों डॉलर के कर्जे लिए गए हैं, ये गए कहाँ पर हैं, ये खर्च कहाँ पर हुए, नज़र तो आता कुछ नहीं है। उस पर उनको ये ड्यूटी लगाई गई थी। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और वो अब रिपोर्ट जो है वो किसी भी टाइम मंजर आम पर आ जाएगी। और उसमें बड़े ये सुनने में आ रहा है कि बड़े होशरुबा किस्म के वो इंकशाफात होंगे कि जिसमें यह कहते 2 दर्जन से ज़्यादा अदारे, 300 से ज़्यादा अफराद ने जो है इन्होंने सर उसके बेनिफिशरी हैं। 300 से ज़्यादा लोग हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, उसमें वज़ीर आला भी हैं। बड़े बड़े पोस्टों पर जो लोग बैठे रहे हैं, उन्होंने किस तरह से जाली प्रोजेक्ट बनाए, ऐसे प्रोजेक्ट जिनके ज़रिए से अरबों रुपया कमाया गया और जितनी भी बाहर से इमदाद आई, जितने कर्जे लिए गए, वो कहीं और डाइवर्ट हुए और अल्टीमेटली मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से उनको बाहर भेज दिया। अच्छा, इसमें ये भी हुआ कि कर्ज आपने ले लिया कि जनाब ये सड़क, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये सड़क बननी है जी 1 करोड़ की, लेकिन वो जब आप उसका तखमीना लगाएंगे पता लगेगा कि ये तो 50 लाख में बन गई थी, तो बाकी 50 लाख किधर गया, ये भी इसमें पता चलना चाहिए। साहब सब कुछ उस समय पूरी डिटेल है, किकबैक्स, किस प्रोजेक्ट पे कितनी किकबैक ली गई, उस किकबैक को किस तरह से बाहर भिजवाया गया, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें हैं। जितने 10 सालों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें मोटरवेज हैं, जिसमें मेट्रोज हैं, जिसमें ये ऑरेंज लाइन है, इन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स का फोरेंसिक ऑडिट किया गया है और उसमें आप देखेंगे कि उसमें क्लियरली डॉटन बताया जाएगा कि किस प्रोजेक्ट की असल कीमत कितनी थी, उसको बढ़ाकर कहाँ तक लेके जाया गया, उसके अंदर क्या क्या किकबैक्स लिए गए और किस तरह से जो थोड़ा सा इसका जो जिस्ट है वो पढ़ देता हूँ और उसके बाद एक और भी धमाका की खबर दूं जो अभी कमीशन के पास नहीं पहुंची, लेकिन कमीशन उस पर काम शुरू कर देगा। इससे अगली जो किस्त है, थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे, वो खबर आपने 2 मिनट में ये दोनों दे दी है। आपने तजस्सुस बढ़ा दिया लोगों का। 420 जो है ना, 420 जो कर्जे थे ना, मुख्तलिफ जो इंक्वायरी के तहत जो कर्जे लिए गए थे, 420 मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन, उसके हवाले से उन्होंने कहा और निशानदेही किया कि कर्जों की मद में पैसा की तरह यानी मशकूक अंदाज में जो डोगर साहब ने बात, सरकारी अफसरान, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार, सियासतदानों और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवारे हुकूमत में वुज़रा के निजी अकाउंट्स में मुंतकिल हुआ। इंक्वायरी कमीशन ने 23 इदारों से वाबस्ता 200 अहम शख्सियात की निशानदेही की है, जिन्होंने 220 निजी अकाउंट्स के जरिए 150 मनसूबों से 450 अरब रुपए की खतीर मंथलियां यानी मंथलियां जो किकबैक्स कमीशन और करप्शन कमीशन ने अच्छा कमीशन ने सरकारी कर्जों और वाजबात में इजाफों का जायजा लिया। 2008 में यानी 2008 की बात हो रही है, 6,690 अरब रुपए से बढ़कर सितंबर 2018 तक 3,000 बल्कि 30,800, आप अंदाजा लगाएं। कमीशन ने 2008 से 18 तक 1020 मनसूबों की तफसीलात ली। कमीशन की जानब से मंगला डैम की सतह बुलंद करने के अलावा रहीम जारखान, चिश्तियां, व्याड़ी, गुजरात, शालीमार, KVT लाइन, दियामिर, भाषा डैम, गोमल डैम, उसके बाद पट फीडर केनाल की तुसी, शादी कोर डैम की तमीर और जिला ग्वादर के साथ 60 तरक्याती मनसूबों की जांच पड़ताल की गई। इंक्वायरी कमीशन ने पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के 25, लवारी टनल समेत मवासलात के 85 मनसूबों की तफसीलात हासिल की। पोर्ट सेट शिपिंग और रेलवे के 56, HEC के 285, सेहत से मुतल्लक 78, IT के 203 और दीगर महकमों और वजारतों के मनसूबे शामिल हैं। BRT पेशावर प्रोजेक्ट की लागत 30 अरब से बढ़कर 75 अरब और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत 84 अरब से बढ़कर 500 अरब होगी। ये तो एक कहानी, इसके अलावा बहुत सी एक मैं और आपको कहानी दूं, वो है कमीशन अभी उस पर जाएगा। नवाज शरीफ साहब जो कर्ज अतारा और मुल्क सवारो स्कीम थी, उन्होंने अपना पर्सनल अकाउंट खोला,
लोगों ने पाकिस्तान से नहीं, दुनिया भर से, ओवरसीज पाकिस्तान, जहां से आपने देखा खवातीन ने अपने जेवर झोलियों निकाल के उतार के दे दिए, लोगों ने डॉलर और पाउंड की बारिश कर दी, लेकिन ना कर्ज उतरा ना मुल्क चला। दूसरी वारदात जापान का, जायका का, आज भी मुझे याद है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है 98 में बनी, मेरे पास उसकी कॉपियां मौजूद हैं। जापान हुकूमत में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान लिखता है 11 अरब जो बनते हैं जापान के मुताबिक प्राइमरी एजुकेशन के लिए दिए गए। वहां पे उस वक्त रिसाकदार कैप्टन सफदर उनके दामाद ने उस बंदे को उठाया, वो जो था कज लिबाश, उसको अगवा किया, कहा कि ये पैसा जो है 11 अरब रुपए उस वक्त के पाकिस्तान 97-8 की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहां से निकालो जायका के और ये कर्ज उतारा मुल्क सर ये नवाज शरीफ के जाती अकाउंट में डालो। उसको अगवा किया गया और वो जबरदस्ती, वो कहता है बाद में जब जापान हुकूमत ने कहा कि मजीद हमने ग्रांट देनी है, ये पैसा किधर गया है पता ये चला, ये PK-18 है लोन, ये डोनेशन है, यानी उन्होंने ग्रांट दी, एड दी प्राइमरी एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए। नवाज शरीफ साहब ये जो आप कह रहे हैं ओमनी ग्रुप से अरबों रुपए किधर से निकल रहे हैं, टीडीओ के पैसे किधर से निकल रहे हैं, ये किकबैक्स कमीशन की हर चीमा, फवाद हसन फवाद, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, जरदारी, ये सारे जो नूर और पीपल पार्टी के पैसे हैं, ये अरबों रुपया जमीन से निकल रहा है, आसमान से निकल रहा है, यूके से, अमेरिका से, दुबई से। वो 1 रुपया आप ला के दिखाएं इधर, ये इधर से जाता है, टोपियां घूम रही हैं। मामला ये है कि ये तो अभी पार्टी अभी आगे जो दूसरा इससे और एपिसोड आएगा वो इससे भी डॉक्टर साहब 10 सेकंड में, मियां साहब तो कहते थे कि एक पैसा नहीं कौमी खजाने से नहीं लिया, यानी वो हमेशा ये कहते थे कि क्योंकि अपने जाती अकाउंट खोल के अरबों रुपए वहां ले लेते हैं वो। अच्छा चलें, ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम एक और मौजू के हवाले से आपको बताएंगे। ये तो करप्शन की बड़ी आपने कार्रवाई सुनी है, अगले हफ्ते जो ही इस पर एक्शन होगा इस बारे में बात भी करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे पार्टी बचाने के लिए और उसी के लिए वो एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। 6 लोगों ने मुलाकात की थी असेंबली के मेंबरान ने उस्मान बुज़दार साहब से। अब उनके खिलाफ एक्शन लेने का कहा गया है। 3 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, उनको माफ़ कर दिया जाएगा, उन्होंने तहरीरी जवाब भी दे दिया। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनमें सबसे अहम नाम लिया जा रहा है निशात डाहा साहब का, और इन्हीं के साथ हम बात कर लेते हैं। डाहा साहब ये फरमाइए कि आपने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? बाकी 3 ने माफ़ी मांग ली और कहा जा रहा है कि उनको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन आप समेत 2 और अरकान हैं तो कुल 3 हो गए, उनके खिलाफ तो अब कार्रवाई होगी। शो कॉज नोटिस आपको मिल चुका है। तो माफी से किस बात की मांगू? मैंने जब किया है कुछ, किस चीज की माफी मांगू? आप वो कह रहे हैं पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई है, आप बगैर पार्टी की लीडरशिप को बताए जाते हैं। मुझे वो बताया तो फिर मैंने ये खिलाफ वर्जी की है। शाह साहब आप वो ये कह रहे हैं कि पार्टी की मर्जी के बगैर आप सीएम पंजाब से मिले और उनसे डेवलपमेंट फंड्स लिए, ये वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये वो इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं तो इसको इल्जाम नहीं समझता। फंड लेना हमारा हक है, वो उन्होंने दिया है और मैं गया हूं लोगों, मैं तो मान रहा हूं। लेकिन डाहा साहब अब ये तो मशहूर है, हाँ जी, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब भी किसी की नहीं सुनते, ये किसी को कुछ नहीं समझते, तो इस तरह तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप वोट लेकर लोगों के आए तो वो आपकी रुकनीत खत्म करवा देंगे असेंबली से। नहीं, एक मिनट समझ साहब, एक मिनट। निशात डाहा साहब ये क्या एक्शन ले सकते हैं आपके खिलाफ? मेरा मतलब ये है कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं हो सकती, उसका तो तरीकाकार का आइन में वजह है, तो ये क्या एक्शन आपका ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं? ये कुछ भी नहीं कर सकते, मिलना कहीं भी बंद नहीं है, आप जब चाहे किसी को मिल सकते हैं। नहीं, पार्टी रुकनी है तो वो कभी भी खत्म कर सकते हो। नहीं सर, पार्टी रुकनी है खत्म करने का आइन में कर सकते हो, तो उन्होंने कर दी हुई है। अच्छा, तो अगर पार्टी रुकनी है तो कर दी है, तो लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन डी सीट करने के लिए तो अलग से एक प्रोसेस है ना, वो तो पूरा प्रोसेस वो स्पीकर को जिस तरह के इनिशिएट करेंगे, वो जाएगा, रेफरेंस बनेगा। तो क्या आप समझते हैं कि ये इस चीज से भी आप जो शोकाज में जो आप जिस तरह बिल्कुल आपने वैलिड बात की है, शोकाज उनका आपने जारी किया 3 बंदों को और 3 को माफी दे दी, शोकाज में क्या आपके ऊपर चार्जशीट लगाई गई है? मुझे जो चार्ज लगाया था ये कि आपने वायलेशन की, मैंने लिख दिया कि मैंने कोई वायलेशन नहीं की। क्या ऐसा पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि आप अपने हल्के के अवाम के जो मुंतखब आप रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके अवाम के फलाह बहबूद के लिए हुकूमत से अगर फंड लेंगे तो ये क्या ये पार्टी के वायलेशन आ जाती है डिसिप्लिन की?
नहीं, बिल्कुल कोई वायलेशन नहीं है। आपने जवाब क्या दिया शो कॉज का? मैंने शो का यही दिया कि मैं मिला हूँ, मैं गया हूँ, इन द पब्लिक इंटरेस्ट गया हूँ, इलाके के लोगों के फंड थे। और ये जो कह रहे हैं टीम ने माफी मांगी, ये भी ये झूठ बोल रहे हैं। इनको टीवी पे सामने लाया जिन्होंने माफी मांगी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं, मैं नाम ले देता हूं कि मोहम्मद फैसल खान न्याजी, चौधरी अरशद अली, अजहर अब्बास ने शो कॉज नोटिस के जवाब दिए हैं और उज़र को उनके तस्लीम भी किया गया। उन्होंने उज़र ये दिया है कि जी हम तो वहाँ गए थे तरक्याती कामों के लिए, अपने हल्के के लिए मुलाकात करने उस्मान बुज़दार से, लेकिन वो तरक्याती काम वहीं का वहीं रह गए और वज़ीर आला के हमरा हमारी तस्वीर बनाकर मीडिया पर चला दी गई। उन्होंने ये जवाब दिया और मंजूर कर लिया गया। नहीं, जिसने भी कहा है उसकी भी बात कह रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं गया हूँ, मैंने फंड तो उन्होंने भी लिया है। डा साहब मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये जो बात वो कह रहे हैं ना कि हमने माफी मांगी, उन्होंने माफी दे दी, मेरा ख्याल ना तो इन्होंने माफी मांगी है। अगर माफी नामा है तो वो हुकूमत नून लीग के दिखा दें। मेरा नहीं ख्याल, जो मेरा अपने अब तक है कंसेंसस या उनसे रब्ता जो हुआ है, जो उनके करीबी जराये थे, जो उनसे वो कह रहे हैं हमने इस तरह का कोई माफीनामा नहीं दिया। अगर उन्होंने डेवलपमेंट फंड भी लिए हैं और आपने भी लिए हैं, एक ही इवेंट है, उसके ऊपर 3 को वो माफ कर रहे हैं, 3 के खिलाफ वो किस तरह एक्शन ले सकती है पार्टी नून लीग? सर वो झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कमिश्नर को भी इतना आ गई है, हमारे फंड भी आ गए हैं, हमारे वो टेंडर भी 2-3 दिन में लग रहे हैं। और जिन लोगों ने कहा कि हम माफी मांगते फिर फंड वापस करें, उनके क्यों फंड ले रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ हम गए हैं, हम पब्लिक इंटरेस्ट में गए हैं। ये मिलना तो कहीं भी गुनाह नहीं है, ना कोई वायलेशन है जब मैं इनके खिलाफ वॉक दूं किसी और को। अच्छा, इनकी जी हमारी इतलात ये है कि आप समेत यानी जिन 3 लोगों के नाम आ रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला है, उनमें निशात डहा साहब, यानी आपका नाम है, मौलाना गयासुद्दीन और चौधरी अशरफ अंसारी, ये बाकी भी आपके साथ राब्ते में हैं? ये जिन 2 लोगों के नाम आपके साथ सारे राब्ते में 15-20 लोग, इनको तो पता नहीं ऐसे लगे पड़े हैं। ये 15-20, अगर ये कोरोना वाली वायरस आती इनको पता चल जाता क्या हो रहा है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ज्यादा लोग हैं, आप कह रहे हैं 15-20 इसके अलावा और लोग भी लाइन में लगे हुए हैं जो अपने हल्के के अवाम के मफाद के लिए, इंटरेस्ट के लिए, वो भी क्या इरादा रखते हैं मुलाकातों का? मजीद लोग भी बिल्कुल, क्यों उन्होंने मुलाकातें की? आप प्राइम मिनिस्टर वाली या पहले चीफ मिनिस्टर की मुलाकात देखे ना, कितने लोग वहां पर बैठे और कितने लोग आपसे राब्ते में? तकरीबन 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन, अगर कोरोना ना हो तो जिस तरह आपने कहा, कितने तकरीबन लोग? 15-16 लोग तो है ना जी। आप 6 के अलावा यानी मजीद 15-16 लोग या ओवरऑल 15-16 बन रहे हैं? तकरीबन इतने हैं जी, जो कि अपने फंड्स के लिए सीएम से या पीएम से मिलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। वो कहते हैं हमारा राइट बनता है, हमें भी फंड मिलने चाहिए, और वो दे रहे हैं फंड। ये बताएं कि अगर ये रुकनीत आपने कहा जी मुअत्तल कर रहे हैं या उन्होंने कह दिया है, कर दिया है, तो फिर अगले इलेक्शन का आपने कुछ सोचा है? क्या करेंगे आप? नून लीग से ही कोशिश करेंगे कि मिले टिकट? अगर जब भी इलेक्शन होते हैं, या क्या करेंगे? आजाद लड़ेंगे? क्या करेंगे? मैं 35 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इनमें से अगर मेरे 2 इलेक्शन पार्टी टिकट, बाकी सारे मैंने आजाद लड़े। तो ये जो 15 लोग हैं, अब ये एक्शन की वजह से वो रुक जाएंगे? आपको लगता है कि ये कोरोना का मसला जब इंशाल्लाह खत्म होगा तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे? सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं लोग, इनके से बहुत नाराज है। जो मैंने बात की थी, ज्यादा तारण की वजह से नाराज है। क्यों? मैंने इनको कहा था 3 नस्लों के लोग आपके साथ चल रहे हैं, उनको आपने कुछ नहीं लिया, तारण को कहा कि जनरल सेक्रेटरी बना दिया। लोग बड़े नाराज हैं इस वजह से। अच्छा, मेन आप समझते हैं कि अताउल्लाह तारण जो एक वकील है, दरअसल बेसिकली वो यानी सियासी वर्कर या सियासी रहनुमा तो नहीं है, लेकिन वो एक वकील है, तो उस वजह से आपको ज्यादा मसला है कि ऐसे लोगों को हमारे ऊपर बिठा दिया गया है जो कि हम वर्कर हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, सियासत में हैं जी। नहीं बात, मैं तो ये सही बात कर रहा हूँ, आप भी सही बात कह रहे हैं। ये तारण से पूछो, तुझे 4-5 एकड़ की कोठरी लेके बैठे हैं उधर सीएम इलाके में, और तुझे इतने 10 साल से तुम लेके बैठे, तुम्हें किराया दिया है, लेकिन तू उस कोठरी में बैठा है। डहा साहब आप भी अच्छी तरह जानते हैं नून लीग में ये खानदानी सिस्टम ही है, वो खुद जो डिसाइड करते हैं कौन क्या होगा। पार्टी में आगे हमजा ही है। साद रफीक साहब से सवाल किया गया कि जनाब आप लोग जेल जाते हैं, लेकिन सारे जो सेंट्रल लीडरशिप की सारी पोस्ट है वो खानदान में ही है, वो चाहे इसाक डार हो, चाहे हमजा हो, जितने भी लोग आपको मिलाएंगे, मरियम साहब है, वही आगे आएंगे। तो वो तो ये तो एक नून लीग का हमेशा से चला आ रहा है। साद रफीक साहब ने आगे से जवाब ये दिया जी मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकता कि उन जैसे लोग धक्के भी खाते हैं लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं। तो ये तो है पार्टी में। मैं टॉपिक से हट के एक बात कर सकता हूँ जी? प्लीज, जरूर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जैसे हम लोगों की तफ्तीश होती है ना, ऐसे तो कहता चल भाई लम्बा पड़ जा, इनकी ऐसे तफ्तीश कराओ। या फौजियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ,
और मिन्नत करता हूँ बाजवा साहब को, चीफ जस्टिस साहब को, आप नोटिस लेते हैं, इनका भी नोटिस ले और इनकी तफ्तीश फौज करे या तकड़ा इंस्पेक्टर करे। नहीं, किन की तफ्तीश यानी कुछ नहीं करना। ये आप किन की तफ्तीश के बारे में इशारा कर रहे हैं? यानी चित्रौल थाने में आम रवायती जितने भी चोर है, चाहे वो चीनी वाले हैं, चाहे आटा वाले हैं, चाहे कोई है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ इनकी तफ्तीश मिलिट्री करे या चीफ जस्टिस साहब नोटिस ले। नहीं, चीफ जस्टिस ने तफ्तीश तो नहीं करनी ना, नाम मिलिट्री ने करनी। तफ्तीश तो पुलिस करती है, FIA करती है, नैब करती है, मिलिट्री या सुप्रीम कोर्ट तो तफ्तीश नहीं करती ना। अच्छा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट लेगा। अच्छा, नहीं, अभी तो 2000 डा साहब अभी तो 2008 से 2018 के हवाले से तो खबर आ गई है कि उसकी रिपोर्ट अब वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी, तो आप समझते हैं उस पर एक्शन होना चाहिए? जिन लोगों ने कर्जे लिए हैं और उसमें किकबैक्स बिल्कुल होना चाहिए। अगर इमरान खान पैसे न निकलवा सका तो इसका फायदा ही कोई नहीं। पंजाबी गंदे भी हो तो लबे कुछ ना। अच्छा, लेकिन ये जो चीनी और आटा चोरों की बात कर रहे हैं, इससे पीछे अगर बाकी TTCD वाले भी, लेकिन चीनी आटा चोर में आपके पार्टी रहनुमाओं के नाम भी आ रहे हैं, तो क्या उनके बारे में यही सलूक किया जाए थानों में जो आम मुलजिमों के साथ होता है, चित्रौल होती है, पांजा जो कहते हैं ना, फिट किया जाता है? क्या ये असेंबली के फोरम पे भी इस तरह की बात आप करेंगे कि जनाब आम रवायती चोरों के साथ जो थानों में सलूक होता है, वही वो नून लीग के हों, PTI के हों या पीपल्स पार्टी के, उनके साथ भी वही एक पाकिस्तान, रियासत मदीना, एक ही सलूक होना चाहिए, एक कानून सबके लिए? असेंबली में किरारदाद इस तरह की पेश करेंगे को आप? ये इन प्रिंसिपल्स कहां से आप? मैं बिल्कुल करूंगा। मैं जिस दिन असेंबली हुई मैं उस दिन ये करार नहीं, उसका एडवांस में बता रहे थे कि कौम की खुशखबरी हो कि हमारे पॉलिटिशियन इतने हैं जी, क्या उसके अंदर दर्जात होंगे? ये बता तो रहा हूँ आपको ना, मेरी जो दिल की तमन्ना है जी सर, इनकी तफ्तीश ऐसे ना हो कि सर आज बैठे सोफे पे क्या पिएगे जनाब, आप पर ये एलिगेशन, सर आप क्या फरमाते हैं, तो ये क्या तफ्तीश है? तफ्तीश है जो ऐसे तो शादी करना लिप्तर रह के या फौजियों की है ना तफ्तीश। उसमें आपके बहुत सारे रहनुमाओं का नाम भी है, तो इस तरह मुनासिब नहीं है, वो आपको और ज्यादा शोकाज मिल जाएगा। और मुझे नहीं होगा क्या होगा? ठीक, बहुत शुक्रिया डाहा साहब। वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो माफ़ी किस चीज़ की? वो कह रहे हैं कि सबका एहतसाब तो होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे शब-ए-बरात के हवाले से, और हमारे साथ चेयरमैन इस्लामी निगरानी काउंसिल क़िबला याद साहब होंगे, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। आज मुल्क भर में शब-ए-बरात अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है, और इसी हवाले से हम बात करेंगे क़िबला याद साहब से, चेयरमैन इस्लामी निगरानी काउंसिल। क़िबला साहब, अब जिस तरह माहौल है, पूरे मुल्क में वबा फैलने का इतना ज़्यादा ख़तरा है और बहुत से लोग इससे मुतासर हो चुके हैं, कई जानें चली गई, कई लोग शहीद हो गए, तो अब ये तो कहा जा रहा है कि मसाजिद में लोग ना जाएं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि फिर आज की रात किस तरह से गुजारनी चाहिए? ज़ाहिर है कि कोरोना के खात्मे के लिए तो यकीन सबसे पहले दुआ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। शब-ए-बरात है, बरकत वाली रात है, और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कि लोग एक दूसरे से समाजी फासले रखें, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब हम होम वर्शिप की तरफ आ जाएं, यानी घर के अंदर हम इबादत करें। और ये बड़ा अच्छा मौका है आज कि अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के अफराद के साथ आज की रात जो है ये हम अल्लाह के हुजूर रहम की दुआ करें, और इन बच्चों को सामने रखकर अल्लाह से ये दुआ करें कि इनका मुस्तकबिल जो है इसको खूबसूरत बना ले। और आज जो पूरी दुनिया और बिलखुसूस पाकिस्तान मुश्किल हालात में कोरोना वबा का सामना कर रहा है, तो इस वबा में अल्लाह ताला गैबी मदद फरमावे और हमें इस बला से, इस वबा से निजात दिला दे। तो ये एक बहुत खूबसूरत मौका है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम बाहर जाएं तो होम वर्शिप की तरफ आ जाएं और अपने बच्चों के साथ आज कि ये लम्हात जो हैं रात के, ये अल्लाह ताला की इबादत में गुजारें, और दुआ का एक सिलसिला जो है बच्चों के साथ मिलकर इस
को जारी रखें। जो बड़ी अहम रातें हैं उनमें ये है हमारे दीन के लिहाज से, तो एक तो ये फैसले की रात भी कही जाती है, क्या क्या इसकी फजीलत है इस रात की, वो थोड़ा सा अगर आप हमें मुख्तसर फरमा सकें। यही है कि ये तो रात है कि इस दिन बंदा जो है वो सिद्क दिल से तौबा करे, बरात कि जितने भी उनके गुनाह हैं उनसे दस्तबरदारी का ऐलान करे, जो उनके गलत काम है, और आइंदा की ये आहद करे कि उसकी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला के रास्ते में और कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजारने का वो एहतिमाम करेंगे। और फिर ये रिवायत जो है ये आज के इस मौके पर कि कोरोना बहराव की वजह से अब हम घर के अंदर महदूद हो गए हैं, तो ये रिवायत जो है ये अपनी औलाद तक भी मुंतकिल कर दे, अपने खानदान तक ये मुंतकिल कर दे। और मैं तो समझता हूँ कि बेशक ये मुश्किल औकात हैं, लेकिन इसमें खैर का भी एक पहलू है, और खैर का पहलू ये है कि आज की रात जो है वो बजाय इसके कि हम गैर ज़रूरी और गैर अहम कामों में अपने आप को मसरूफ रखें, आज की रात से हम ये फ़ायदा उठाएं कि अपनी औलाद को और अपने आल और आयाल को, अपने ख़ानदान को अपने साथ बिठाएं और अल्लाह ताला से रहम की दरख्वास्त और दुआ करें। तो इस तरीके से एक माहौल ऐसा बनेगा कि यकीनन कि अल्लाह ताला का जो रहम का समंदर है वो यकीनन जोश में आएगा कि जब हर घर से इस किस्म की दुआ निकलेगी और रहम की इल्तिजा हर घर से आसमानों तक जाएगी, तो ये बाबरकत लम्हात होंगे और अल्लाह ताला का रहम और अल्लाह ताला का फजल हमारे साथ हो। यकीनन ये एक बड़ा बेहतरीन मौका है कि इस वबा से निजात के लिए भी दुआएं की जाएं और इतनी बाबरकत रात है। ये फरमाइए कि उलमा किराम का अब तक आप क्या समझते हैं, जिस तरह किरदार रहा इस आफत में, इस वबा में, आप सलाहते हैं कि ओवरऑल उन्होंने कोऑपरेट किया है? उलमा ने तो बहुत ताउन किया। आपको अंदाजा है कि इसको वबा के फैलाव के साथ ही जब हुकूमत ने ऐलान किया तो फौरी तौर पे तालीमी इदारे जो थे, दीनी इदारे, उनकी छुट्टियां हो गई, तालिब इल्मों को घर भेज दिया गया। इसी तरीके से मसाजिद के अंदर नमाजियों की तादाद महदूद करने का जो हुकूमत का फैसला था, 25 मार्च कुल पाकिस्तान और मसालिक उलमा ने उसकी तायीद की, और इसके बाद 2 अप्रैल इस्लामी नजरियाती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ, हमने भी मुकम्मल हुकूमती इक़दामात की तायीद की। तो उलमा की तरफ से तो बहुत अच्छा एक मुस्बत रद्द अमल आया है। जरूरत इस बात की है कि उलमाए किराम से मजीद मदद ली जाए और ये पैगाम जो है ये फिर देहाती इलाकों तक और दूर दराज के इलाके जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल नहीं हो रहा, उन तक भी ये आवाज उलमा की मदद के साथ पहुंचा दी जाए। अच्छा, बिल्कुल उलमा का बड़ा अच्छा किरदार है इस हवाले से, बिल्कुल उन्होंने हुकूमत से तावन किया, वरना पहली दफा हुआ है कि उलमा किराम यकसू हैं सारे इस पे, हुकूमत के साथ एक पेज पे है इस वबा के हवाले से। लेकिन आप जो अभी रमज़ान के बाद या आखिरी अशरे में लोग फितराना देते हैं, अब जिस तरह इमदादी जो काम सारे बंद हो चुके हैं, दिहाड़ीदार तबका दूसरे, तो इस हवाले से अभी फतवे भी मुख्तलिफ आ रहे हैं, शायद अभी मैं क्योंकि मुस्तरद मेरे सामने कुछ चीज़ नहीं आई है, क्या आप चाहेंगे कहेंगे इस तरह की अपील के वो फितराना जो है अभी भी अगर लोग दे दें ताकि उनकी मदद हो, ज़कात भी दी जा सके? देखें, जो फितराना है वो शायद इस्तिताअत लोगों के ऊपर है, और अब हमने तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बाकायदा इस हवाले से एक एलामिया जारी किया है, और 2 अप्रैल के इजलास में उलमा ने उनकी तायीद भी की कि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो ज़कात की मद से जो रमजान शरीफ का इंतजार कर रहे थे, रमजान शरीफ का इंतजार न करें, पेश की ज़कात अदा करें, और उम्रे के लिए या ज़ियारत के लिए जो पैसे उन्होंने मुख्तस किए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला याद साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, आपने वक्त दिया। बड़ी बाबरकत रात है, दुआओं में सबको याद रखिए और ये ज़रूर दुआ करनी कि अल्लाह ताला इस आफत से जल्दी छुटकारा दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।